राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच पढ़ा अभिभाषण। कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बेहतर हुई। अभिभाषण के दौरान विपक्षी पार्टियों के शोर शराबे को लेकर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, संसदीय परंपराओं का करना चाहिए विपक्ष को पालन। प्रदेश में किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन का प्रभाव बेअसर। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर किए गए व्यापक इंतजाम। अतिरिक्त सुरक्षा बलों किया गया तैनात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज असम को कई परियोजनाओं का दिया तोहफा। प्रधानमंत्री ने धुबरी फूलबाड़ी पुल की रखी आधारशिला। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचारों को विस्तार देते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र का आगाज हुआ। विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा बताया। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्षी पार्टियों ने सदन के अंदर शोर शराबा किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में लाने के लिए और उनके रोजगार के लिए सरकार ने बेहतर प्रबंध किया है। अवगत है कि वैश्विक महामारी कोरोना के संपूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हमारा देश व प्रदेश की इस महामारी की चपेट में आया, किंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को अत्यंत प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। मेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्ण लॉकडाउन के दौरान समस्त आवश्यक कार्यों की निरंतरता को प्रभावित करते हुए मध्य प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मी को केवल वेतन का भुगतान अबाधित रूप से किया गया। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। कोविड जांच की क्षमता को 0 से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने, कोविड रोगियों के हेतु 1,50,000 से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में ICU की स्थापना कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबंधन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है उसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों ने अपने गृह जनपद हेतु प्रस्थान किया। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के माध्यम से लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया। उपरांत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की गई। प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के उपयोग हेतु राशन किट वितरण के साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में प्रति श्रमिक 1,000 रुपये की धनराशि भी ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं एवं जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लगभग 14,000 छात्र छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य किया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक विकास और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। मेरी सरकार प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहित नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्य उन्मुखी हो तथा सबका साथ सबका विकास के विजन का अनुसरण करते हुए समावेशी, सतत, संतुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गई है। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे
तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे पर आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। आपको बता दें कि दोबारा विधानसभा की कार्यवाही 12:30 बजे शुरू हुई। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर राज्यपाल के अभिभाषण पर किए गए व्यवहार पर कहा कि ये शिष्टाचार सही नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। और माननीय कांग्रेस की नेता ने जो बात उठाई है मान्यवर, दरअसल इनका सुशासन से और विकास से कोई मतलब तो है नहीं। और बात बाहर मान्यवर बाहर महिलाओं की बात करते हैं और यहां महिला राज्यपाल जी का अपमान किया बहिष्कार करके। अगर बहिष्कार जो है, बहिष्कार अगर सम्मान है तो फिर अपमान क्या है मान्यवर? इनके पास विकास के लिए, सुशासन के लिए कोई इनकी डायरी में कोई स्थान नहीं और इसलिए इन्होंने उस वक्त शोर मचाया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मान्यवर दोहराए नहीं जा सकते। मान्यवर जितना अपमानजनक तरीका हो सकता था उतना सब कुछ अपनाया गया मान्यवर सदन में। तो मैं तो इसलिए नहीं बोला कि भाई इनका हमेशा सम्मान करते हैं, आज भी हम, लेकिन आज फिर खड़े हो गए मान्यवर सिर्फ वो करने के लिए। तो आप कम से कम कृपा करके इनको इस बात की शिक्षा जरूर दी जाए कि सुशासन और विकास इतना 4 साल में आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। और जबकि 1 साल से परिस्थिति इतनी भयानक थी, पूरी महामारी को इस प्रदेश ने बहुत बेहतर तरीके से रोका। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए आपको मुख्यमंत्री जी, बधाई देना चाहिए आपको। ये आज अमेरिका और इंग्लैंड जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर गर्व करते हैं, वहां 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए मान्यवर। 33 करोड़ की आबादी और 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। आज ये भी न होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन 8,700 लोग केवल डेथ हुई मान्यवर। और इसके फैलाव को जिस तरीके से रोका है, पूरे प्रदेश की जनता आज बधाई दे रही है मान्यवर और इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए सुशासन और विकास के ऊपर इनसे कहा जाए कि कम से कम विश्वास करना सीखे। इतनी बात मुझे कहनी थी मान्यवर। उधर कुछ किसान संगठनों द्वारा किया गया रेल रोको आंदोलन का असर लखनऊ में नहीं दिख रहा है। हालांकि संगठनों के ऐलान के मद्देनजर रेलवे ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम प्रबंध किए हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन समेत प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई है। लखनऊ के उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। रेलवे प्रशासन स्थानीय प्रशासन से बराबर समन्वय बनाए हुए है। एक हाई अलर्ट हम लोगों ने जारी किया था, जिसके तहत हमारे जितने भी आरपीएफ के कर्मी हैं, सशस्त्र बल के कर्मी हैं, वो सब उस पर उपलब्ध हैं और जीआरपी और राज्य की पुलिस के साथ में मिलके हम लोग सारी जगहों पर हम लोगों ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं और ये भी व्यवस्था की है कि अगर इस दौरान गाड़ियों को रुकने की आवश्यकता होती है तो उनको ऐसे स्टेशनों पर रोका जाएगा जहां खान पान की व्यवस्था हो यात्रियों के लिए। हमारे अधिकारी तैनात हैं, परिचालन के भी हैं और इसके अलावा वाणिज्य के और आरपीएफ के, ये हमारे कंट्रोल में लगातार निगरानी रखे हुए हैं इस पे। और जो हमारे ख़ासतौर से लखनऊ मंडल के चिन्हित क्षेत्र हैं, जैसे कि कानपुर ब्रिज है, फैज़ाबाद है और बाराबंकी का एरिया है, प्लस बनारस के आसपास का एरिया है, वहाँ पे हम लोग पूर्णतया नज़र रखे हुए हैं और जैसे जैसे स्थिति होगी उसके हिसाब से हम गाड़ियों का परिचालन सुव्यवस्थित करेंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज असम को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया, साथ ही धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। लगभग 4,997 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा, जो नदी के दोनों किनारों के बीच यात्रा करने के लिए नौका सेवाओं पर निर्भर थे। ये सड़क से तय की जाने वाली 250 किलोमीटर की दूरी को कम करके 19 किलोमीटर कर देगा, जो पुल की कुल लंबाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े काम जो पहले होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इसके चलते दिक्कत बनी रही। बीते वर्षों में इस मोर्चे पर बहुत काम हुआ है। ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेल जोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। अब आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक 65% ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। लखनऊ से आने जाने वाले दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए भी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जिससे प्रतिदिन आने जाने वाले यात्री इस सुविधा का प्रयोग कर सकें। गाड़ियों को क्रमबद्ध तरीके से चलाने का कार्य जारी है हम लोगों का। और अभी परसों जो 22 फरवरी से जो गाड़ियों को निकालने की व्यवस्था हुई है, उसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उनके बीच में एक गाड़ी सुबह और एक गाड़ी शाम चलाई जा सके, जिससे कि यात्रियों की जो हो रही असुविधा को कम किया जा सके। अभी तक भारतीय रेलवे 65% गाड़ियों को रिस्टोर कर चुका है और सभी गाड़ियों को परिचालन जो है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके मद्देनजर और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किया जा रहा है। लखनऊ मंडल में भी इस प्रकार से लगभग हमारी जो अनारक्षित मेमू ट्रेनों को छोड़ के
ज़्यादातर ट्रेनें हमारे समस्त सेक्शनों पे उपलब्ध हैं, जहां पर यात्री अपने जो दैनिक यात्रीगण हैं, हमारे जो कामगार हैं, जो काम पे जाते हैं और आते हैं, उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। और ताज नगरी आगरा में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने नमामि गंगे और यमुना की दशा को सुधारने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी माह से हरिद्वार में लगने वाले कुंभ के लिए सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं, जिसके तहत एक बूंद गंदा पानी गंगा में नहीं गिरने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुए गंगा नदी की अविरल एवं निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए विगत 6 वर्षों में युद्ध स्तर पर कार्य किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान आगरा की यमुना को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गंगा की तरह ही यमुना में भी स्वच्छ जलधारा बहे, इसके लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। कि नेक्स्ट मंथ जो हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, इस कुंभ में एक बूंद भी गंदे पानी की हम गंगा में नहीं गिरने देंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं नमामि गंगे को लेकर हरिद्वार तक लगभग 100% पूरे हो चुके हैं और राज्य सरकार भी कुंभ की सफलता के लिए दिन रात काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को उपहार के रूप में कोरोना वायरस वैक्सीन की 2 लाख खुराक देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संकल्प 2032 के क्रियान्वयन पर अपने संबोधन के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने वैक्सीन के क्षेत्र में सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय वाद को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकों को जरूरत से ज्यादा जमाखोरी सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में हमारे प्रयासों को व्यर्थ कर देगी। जयशंकर ने कोवैक्स तंत्र के दायरे में सहयोग का आह्वान किया, जो गरीब देशों के लिए पर्याप्त टीके प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके 4 दिन बाद भारत ने विभिन्न देशों को टीका उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीन मैत्री अभियान की शुरुआत की है। बीते हफ्तों में भूटान, म्यांमार, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस में लाखों की तादाद में भारत में निर्मित टीके पहुंचाए गए। और इधर वाराणसी में आज जनपद के 14 केंद्रों पर 7,223 फ्रंटलाइनर को कोविड-19 का टीका लगाया गया। जिले के आला अधिकारियों, पुलिस, अपर पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्त, नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को टीका लगाया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है और समय आने पर सबको ये टीका लगवाना चाहिए। लोगों के अंदर के भय को दूर करने के लिए आज जिले के अधिकारियों ने यह टीका लगाया है। कोविड से लड़ाई में यह अहम है। रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आज सारे अधिकारियों का जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका आज नंबर था और इसी क्रम में आज सभी अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन कराया अपना। लेकिन वैक्सीनेशन कराने के उपरांत भी जो प्रिकॉशंस देने हैं, जैसे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है, वो सब अभी भी मेंटेन करना है। साथ साथ ये यही प्रयास है कि बाकी जिनको वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ भी दूर हों और आने वाले समय में जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और अन्य हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग फूड में, वो भी अपना नंबर आते ही सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे जल्द से जल्द इस महामारी से देश को छुटकारा मिले। 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में सांसद मेनका संजय गांधी ने पत्रकारों से कहा कि खेलो इंडिया खेलों के तहत ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्प है। श्रीमती गांधी ने जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान ये बात कही। श्रीमती गांधी ने बताया कि खेलो इंडिया खेलों के तहत जिले के प्रत्येक गाँव में केंद्र सरकार की खेलो इंडिया खेलों के तहत स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया सुल्तानपुर में भी शुरू कर दी गई है। अब तक 25 खेल के स्टेडियम निर्माण का कार्य किया जा चुका है।
है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि ग्रामीण युवा स्वस्थ होने के साथ साथ अपने सपनों को भी साकार करे। उन्होंने बताया कि नगर मुख्यालय स्थित स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपए भी दिए। देखिए, जो वो लाना चाहते हैं तंदुरुस्ती नौजवान में, तो एक तरफ से न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ से खेलने से, और हमारे पास इतने सारे काबिल नौजवान हैं जिनको मौका कभी मिला नहीं खेलने का। तो ये जो अभी सुल्तानपुर में करीबन 25 खेल के मैदानों का उन्होंने व्यवस्था की है, ये हम बहुत बहुत खुश हैं। आहिस्ते आहिस्ते से बनते जाएंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे, बढ़ेंगे। मैं तो बहुत उम्मीद रखती हूँ सुल्तानपुर के बच्चों से। अभी हम लोग 5 करोड़ रुपए तो लाए थे, और मैं मंत्री उपेंद्र तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी खुशी से दिया है पूरे स्टेडियम का उच्चीकरण करने के लिए। और अब हम उनसे मांग करेंगे कि अलग अलग जगहों में जहाँ सरकार ने तय कर लिया है वहाँ उनके लिए खेल के मैदान बनाए बच्चों के लिए। जो आयोजन किया गया है, और हमारे सबसे मेन बात यह है कि मेरे क्षेत्रवासी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है और तन मन धन से साथ दिया है। और हमारे बीच में और अपना कीमती समय माँ मेनका गांधी जी सांसद जो सुल्तानपुर के हैं, उन्होंने अपना समय दिया। उधर उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बीच एनटीपीसी द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर में ग्रामवासियों के साथ साथ स्कूल व आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिल रहा है। शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयों के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद एमएसडी भट्टा मिश्रा, कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन, खुद जमीन पर उतरकर स्थानीय लोगों से बात करके बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं। उन्होंने ग्राम के सरपंच से बात की और उनको बताया कि एनटीपीसी उनके हर सुख दुख के साथ समय में हर समय संभव मदद करता रहेगा। अपना डॉक्टर को बुलाए हैं, जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं तो परियोजना के, उनके साथ मिलके वो लोग आगे ले जा रहे हैं। और हमारे 2 सीनियर लेडी ऑफिसर्स जो काउंसलर्स हैं, उनको भी हम डिप्लॉय किए हैं। वो हर घर में जाकर, जो 22 घर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जिनका नाम उसमें मिसिंग लिस्ट में है, उनके घर जा रहे हैं, उनको ड्राई राशन दे रहे हैं, इमीडिएट उनको मददगार हो। और साथ में उनके साथ बात करके वो परिवार को सांत्वना देकर जब तक ये मुआवजा राशि इसको कोऑर्डिनेट हमारे लेडी ऑफिसर्स और हमारे आर&आर की टीम और बाकी सब लोग एवरी डे, हर दिन वो लोग जा रहे हैं, आज भी गए हैं। और ये चीज़ हम आगे जारी रखेंगे। वहीं कौशाम्बी भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार की योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली किसान आंदोलन में हुई हिंसा पर बोला कि हमारा किसान देश विरोधी नहीं है, देश के बाहर के किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लेगी। उन्होंने प्रदेश के बजट पर बोलते हुए कहा कि यूपी की 24 करोड़ की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। इस समय गुंडे अपराधी अपनी जमानतें रद्द करा करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं, और जो अपराध कर रहा है वो कहीं पर भी छिपा होगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खोज निकालेगी और कानून के हिसाब से उसे कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम किया है, आगे भी करेगी। मेरा किसान देशभक्त है, और किसानों की आड़ में छिप करके जो राजनीतिक दलों ने राष्ट्र विरोधी गंदी राजनीति की है, भाजपा विरोध और मोदी विरोध का जो एक तरह से इनको रोग हो गया है, इसका जवाब तो जब भी चुनाव होंगे जनता देश की देगी। यही हमारे किसान देंगे, यही गरीब देंगे, यही मजदूर देंगे। लेकिन यह बहुत घिनौना कृत्य किया है, और इसके जो भी दोषी होंगे जांच हो रही है, जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। बजट सत्र में यूपी के 24 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बजट आएगा। यूपी का विकास करने वाला बजट आएगा और यूपी का उत्थान करने वाला बजट आएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एनटीपीसी अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के क्षेत्र में अब किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें बेहतर उत्पादन दिलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रही है। सोनभद्र जिले में स्थित एनटीपीसी रिहंद ने अपने क्षेत्र में दर्जनों गांवों के किसानों को उन्नत खेती के गुण सिखाने और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने को लेकर प्रशिक्षण प्रदान करा है। इस प्रशिक्षण में कृषि विशेषज्ञों द्वारा न सिर्फ कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें फील्ड वर्क के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, जिससे उन्नत खेती की बारीकियों को किसान आसानी से समझ सके।
बहुत सारी जानकारी उसमें मिला और उससे हम कैसे आय को सृजन कर सकते हैं और हमारे आसपास के किसान ग्रामीण भाई बंधु कैसे उससे अपना आय को वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण था और बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं एनटीपीसी CSR और नाबार्ड टीम का, कि लोग भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम ग्रामीण भाई बंधु भी अपने आय को सृजन करने के लिए पपीता और मशरूम की खेती करेंगे। हमारे CSR कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय किसानों के विकास हेतु फार्मर्स ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है ताकि एडवांस्ड तरीकों से इन फसलों का उत्पादन कर किसान सेल्फ सफिशिएंट बन सके। डार्क जोन की समस्या से जूझ रहे फतेहपुर जनपद को निजात दिलाने के लिए जल स्तर को उठाने की कवायद की जा रही है। जनपद में चिन्हित 953 तालाबों में खुदाई का काम चल रहा है। इसमें ऐतिहासिक तालाबों को भी जोड़ा गया है, जिसको मनरेगा के माध्यम से कराया जा रहा है। इस पहल से एक तरफ जहां गांवों के भूगर्भ जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, तो दूसरी ओर मनरेगा में काम मिलने से मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और काम की तलाश में पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य विकास अधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि 672 जगहों को चिन्हित करके अतिक्रमण हटाकर तालाब बनाना शुरू हुआ था। इसके अलावा जो तालाबों का जीर्णोद्धार होना था उस पर भी काम शुरू कराया गया है। इस तरह 953 तालाबों में 532 तालाबों का काम मनरेगा मजदूरों द्वारा लगभग पूर्ण हो चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। जनपद में पिछले वित्तीय वर्ष में एक अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चला था, जिसमें 672 जो जगहों को चिन्हित करके अतिक्रमण हटा के वहाँ तालाब बनवाना शुरू हुआ था। इसके अलावा जो तालाब का कुछ जीर्णोद्धार करना था वो उस पर भी काम कराया गया था। इस तरीके से कुल 953 तालाबों पे एक साथ काम शुरू हुआ था, जिसमें जो अभी हमारे तालाब बन चुके हैं वो 532 तालाब बन के पूर्ण हो चुके हैं। बाकियों पे काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा करा लिया जाए। काम करी था, इसमें हमका फायदा मिला था। रोजी रोटी हमारा चलत थी, लड़का बच्चा जी आई था। या ना काम हो तो हम कसर लड़का बच्चा जी आए थे। सैनीपुर मलौनी में काम चल रहा है, तो वही से हम रोजगार यही मिला है हमारे नरेगा क्या, तो वही में जी रहे हैं लड़के। यहाँ 2-3 महीने से काम चल रहा है, काफ़ी दिन से। यहाँ कोई समस्या नहीं है। मनरेगा में अच्छी तरीके से काम चल रहा है। मनरेगा के काम के हिसाब से बढ़िया यहाँ समस्या समाधान हो रहा है। बराबर पैसा मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। समय समय पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। इससे मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। तो बहुत सी परेशानी साहब आ जाती है, जैसे कि मतलब घरेलू कार्य जो है सब नहीं संपन्न हो पाते हमारे, इसलिए अब संपन्न हो रहे हैं। ये जो है काम जो है इस तालाब में दिसंबर से चल रहा है काम, अब बराबर कंटिन्यू चल रहा है, बराबर पैसा भी आ रहा है। और यूपी लोक सेवा आयोग ने बुधवार PCS परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 434 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मथुरा के विशाल सारस्वत ने परीक्षा में टॉप किया है। प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी को दूसरा, लखनऊ की पवन गुप्ता का तीसरा स्थान मिला है। मुजफ्फरपुर बिहार के कुणाल गौरव ने चौथा और काशीराम नगर की प्रियंका कुमारी ने 5वां स्थान हासिल किया है। मऊ के अभिषेक कुमार सिंह 6वें, जौनपुर के सचिन सिंह 7वें, दिल्ली की नीलम यादव 8वें, वाराणसी के सिद्धार्थ पाठक को 9वां और दिल्ली के विकल्प को 10वां स्थान मिला है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच पढ़ा अभिभाषण, कहा प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बेहतर हुई। अभिभाषण के दौरान विपक्षी पार्टियों के शोर शराबे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, संसदीय परंपराओं का करना चाहिए विपक्ष को पालन। प्रदेश में किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन का प्रभाव बेअसर। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर किए गए व्यापक इंतजाम, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को किया गया तैनात।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज असम को कई परियोजनाओं का दिया तोहफा। प्रधानमंत्री ने धुबरी फूलबाड़ी पुल की रखी आधारशिला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।